इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बस समय पर पूरा करना, बिल्कुल समय पर पूरा करना। उस समय आप इन द निक ऑफ टाइम को यूज़ करेंगे। नोट यहाँ पे देख सकते हैं, एट द वेरी लास्ट मोमेंट और जस्ट इन टाइम, मतलब समय रहते हुए डेडलाइन के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है कुछ भी, या फिर कहीं आपको पहुंचना भी हो तो जो एक शेड्यूल हो रखा होता है उससे पहले आपको पहुंचना होता है। 1 मिनट 2 मिनट जो भी हो, लेकिन पहले आप पहुंचते हैं तो उस जगह पे आप इन द निक ऑफ टाइम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे तूने उसे बचाया बिल्कुल समय पर, मतलब बिल्कुल समय पर आपने उसे बचा लिया, तो आप कहोगे यू सेव्ड हिम इन द निक ऑफ टाइम। यू सेव्ड हिम इन द निक ऑफ टाइम। ओके। सेकेंड है यहाँ पे, अगर हम ठीक समय पर नहीं पहुँचते तो हम ट्रेन मिस कर देते। अगर हम ठीक समय पर नहीं पहुँचते तो हम ट्रेन मिस कर देते, तो हम कहेंगे इफ़ वी गॉट देयर इन द निक ऑफ टाइम वी वुड मिस द ट्रेन। यहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंस है। ओके। इफ़ वी गॉट देयर इन द निक ऑफ टाइम वी वुड मिस ट्रेन। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारी टीम मैच को जीतने के लिए बहुत पीछे थी, लेकिन फिर भी हमने समय पर जीत हासिल की। आवर टीम वॉज फार बिहाइंड इन द मैच बट वी मैनेज टू विन इन द निक ऑफ टाइम। ट्रेन बहुत देर से आई, लेकिन मैं ट्रेन पकड़ने में बस समय पर पहुंचा। मतलब जो बच रहा था थोड़ा बहुत 1-2 मिनट, मतलब बस समय पर पहुंचा, तो आप कहेंगे द ट्रेन वॉज वेरी लेट बट आई मैनेज टू कैच इन द निक ऑफ टाइम। द नेक्स्ट वन इज़ अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है अस्वस्थ होना। ओके। अगर आप कहते हैं आई एम सिक, तो उस जगह पे आप कह सकते हैं आई एम अंडर द वेदर। ओके। अंडर द वेदर का मतलब ये होता है फीलिंग अनवेल और नॉट इन योर बेस्ट हेल्थ, मतलब एज़ यूजुअल जैसे आप रहते हैं उस स्थिति में नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप अस्वस्थ हैं, उस जगह पे आप अंडर द वेदर को यूज़ करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेरी बीमारी के कारण मैं ठीक नहीं हूँ। ड्यू टू माई इलनेस आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। वह बुखार से जूझ रही है। वह पिछले 2 दिन से बीमार में रही है। ओके। बीमार रही है तो कह सकते हैं शी इज़ स्ट्रगलिंग विद द फीवर, शी हैज़ बीन, या फिर शी इज़ बीन अंडर द वेदर फॉर द लास्ट 2 डेज। सिंपल। मैं कुछ दिनों से ठीक नहीं हूँ, शायद मैं बीमार हूँ। आई हैवंट बीन वेल फॉर अ फ्यू डेज, परहैप्स आई एम अंडर द वेदर। उसका पेट खराब है, वह आज ठीक से नहीं खा सकता। हिज स्टमक इज़ अपसेट, ही कांट ईट प्रॉपरली टुडे, ही इज़ अंडर द वेदर। ओके। तो बड़ा सिंपल है, सिंपल वे में आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में देख रहे हो ही इज़ अंडर द वेदर, बस कह दें कि वह बीमार है, कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार हिंदी को दिखाना पड़े। ओके। तो आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू यूज़ व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट वन इज़ हैव अ लॉट ऑन माई योर हिज प्लेट। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, माई योर हिज देयर यहाँ पे हो सकता है। ओके। हैव को भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर पास्ट में आप दिखाना चाहेंगे तो हैड हो जाएगा, अगर कोई सिंगुलर पर्सन होगा तो हैज़ हो जाएगा। ओके। इसका मतलब ये होता है अधिक जिम्मेदारी होना। क्या होता है कई बार गाइस किसी के पास अधिक काम होता है, वर्कलोड होता है, उस जगह पे हम बड़ा ही प्यार से इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नोट देख सकते हैं आप, नोट में यहाँ पे लिख रखा हूँ जैसे अ लॉट ऑफ टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बाद है कमिटमेंट्स और टू डील विद, मतलब कोई भी कमिटमेंट है उससे डील करना हो, उस जगह पे हम इसे यूज़ करते हैं कि भाई मेरे पास बहुत काम है। तो सिंपली कह सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। क्या तुम्हारे पास बहुत काम है? डू यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट? इस तरह से मेरे पास बहुत काम है, आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। सेकेंड में यहाँ पे उसके पास एक साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑन हिज प्लेट विद सेवरल प्रोजेक्ट्स एट वंस। इस महीने मुझे सभी बिलों को भुगतान करना है, इसलिए मेरे पास बहुत कुछ है। दिस मंथ आई हैव टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल द बिल्स, सो आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। नेक्स्ट है हमारे परियोजना के लिए हम सभी को बहुत कुछ करना होगा, हमारे पास बहुत सारा काम है। वी विल हैव टू डू अ लॉट फॉर आवर प्रोजेक्ट, वी हैव अ लॉट ऑन आवर प्लेट। नेक्स्ट वन इज़ थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल को आप चेंज कर सकते हैं, थ्रो को सेकंड फॉर्म थ्रू होगा, थर्ड फॉर्म इसका थ्रोन होता है। ओके। जो थ्रो वर्ब होता है उससे बना हुआ ये थ्रो इन द टॉवल। मतलब ये होता है इसका गाइस हार मान लेना। क्या होता है कि कई बार कि लोग लड़ते लड़ते हार मान लेते हैं। ओके।
तो यहाँ पे नोट में है गिव अप मतलब त्याग देना, हार मान लेना, और सरेंडर कर देना इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टी। जब डिफ़िकल्टी होते रहता है, सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, करते करते आप फाइनली कहते हैं कि अब नहीं कर सकते, मतलब ख़त्म करो आप। थ्रो इन द टॉवल मतलब हार मान लेना, तो उस जगह पे हम यूज़ करेंगे बड़े प्यार से। ओके, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है हार मान लो, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्ट थ्रो इन द टॉवल, नथिंग कैन बी डन नाउ। अब कुछ नहीं हो सकता, हार मान लो। ओके, तो कहेंगे थ्रो इन द टॉवल, नथिंग कैन बी डन। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं उस प्रोजेक्ट को छोड़ रहा हूँ, यह बहुत कठिन हो गया है। आई एम थ्रोइंग इन द टॉवल ऑन दैट प्रोजेक्ट, इट हैज़ बिकम टू डिफ़िकल्ट। आई एम थ्रोइंग इन द टॉवल ऑन दैट प्रोजेक्ट, इट हैज़ बिकम टू डिफ़िकल्ट। कितना प्यारा है। यदि जीतना असंभव लगता है तो हार मान लो। यदि जीतना असंभव लगता है तो हार मान ले। इफ़ विनिंग सीम्स इम्पॉसिबल देन थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल। ओके, तुम्हारा कोई मौका नहीं है, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है या फिर तुम्हारा कोई मौका नहीं है, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। यू हैव नो चांस, यू शुड थ्रो इन द टॉवल। यू शुड थ्रो इन द टॉवल। द नेक्स्ट वन इज़ इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस का मतलब होता है कोई चीज़ आसान होना। मतलब कई बार क्या होता है कि यार इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं है और डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता, उस जगह पे हम कहते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ओके, ये एक एक्सप्रेशन है, आप कम्युनिकेशन करते समय यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि नॉट ओवरली कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, ईजी टू डील विद दैट, उस जगह पे हम इट्स नॉट रॉकेट साइंस को यूज़ करते हैं। जैसे यह बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, एनीवन कैन डू इट। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, एनीवन कैन डू इट। सेकेंड है यहाँ पे यह काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। दिस टास्क शुडंट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। सिंपली आप ट्रांसलेट कर दिए और लास्ट में कह सकते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब ईजी है। ओके, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। तो इसको आप ट्रांसलेट करते हैं और लास्ट में आपको वो एक्सप्रेशन सिर्फ आपको जोड़ देना होता है। उससे क्या लगता है, थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं यार सही में ये तो आसान है। तो सिंपली कहेंगे सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल। इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। उसके बाद कहेंगे इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब सरल है तो सरल है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ जंप थ्रू हूप्स। अब जंप को यहाँ चेंज कर सकते हैं। जंप को जंप्ड करेंगे, मतलब ईडी फॉर्म में आपको लगाना पड़ेगा अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म में दिखाना हो तो। ओके, आप जंप को चेंज कर सकते हैं। जंप थ्रू हूप्स का मतलब होता है कठिनाइयों से हासिल करना। कोई भी चीज़ को ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है हासिल करने में, उस जगह पे हम जंप थ्रू हूप्स को यूज़ करते हैं। नोट में यहाँ पे देख लो एक बार, टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब आप से होकर मतलब गुजरते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके और डिफ़िकल्टी को फेस करते हुए कोई भी चीज़ को अकम्प्लिश करना, पाना, तो उस जगह पे आप जंप थ्रू हूप्स को यूज़ करेंगे। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे उसने अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए लगातार पढ़ाई की, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाली। तो अब कहेंगे शी जम्प्ड थ्रू हूप्स बाय स्टडिंग कंटिन्यूअसली टू अचीव गुड स्कोर्स इन हर एग्जाम्स। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे दोस्तों ने शादी के तारीख के लिए कई आवश्यकताओं का सामना किया। माई फ्रेंड्स हैड टू जम्प थ्रू हूप्स टू मीट द वेडिंग डेट रिक्वायरमेंट्स। उसने उस कंपनी में नौकरी पाने के लिए कई कठिनाइयों को पार किया। ही जम्प्ड थ्रू हूप्स टू गेट अ जॉब इन दैट कंपनी। उसके बाद है इस व्यापार में सफल होने के लिए आपको बाज़ार में अपनी उत्पादों को प्रमोट करने के लिए कई प्रयासों का सामना करना पड़ता है। टू सक्सीड इन दिस बिजनेस यू हैव टू जम्प थ्रू मैनी हूप्स इन प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। द नेक्स्ट वन इज़ इन द ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग्स। इन द ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग्स का मतलब होता है नज़रिया बताना। मतलब इसमें क्या होता है कि एक पर्सपेक्टिव देना, जैसे टू प्रोवाइड पर्सपेक्टिव ऑन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन पे अपना नज़रिया देना, पर्सपेक्टिव देना, उस जगह पे हम इन द ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग्स को यूज़ करते हैं। कोई भी सिचुएशन होगा उस सिचुएशन पे भी आप पर्सपेक्टिव देते हैं या फिर एम्फेसाइज करते हैं, जो कि क्या होता है कि वो रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट होता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, तो उस जगह पे हम इन द ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग्स को यूज़ करते हैं। जैसे यह छोटा मुद्दा है, यह छोटा मुद्दा है, तो आप सिंपली कहेंगे दिस इज़ अ स्मॉल इशू इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स।
मतलब ये कि कोई भी आपने शुरू किया, कोई भी काम है, उसमें एक छोटा सा मुद्दा आ गया, छोटा सा कोई इशू आ गया, तो आप कहोगे सिंपली यार ये तो छोटा सा बात है, क्योंकि आपके पास एक पर्सपेक्टिव था बहुत बड़ा, जो विज़न आपने रखा कि हमारे पास ऐसा बिजनेस होगा, इतना बड़ा विज़न। तो ये छोटी सी बात में उलझो नहीं, क्योंकि उसको कंटिन्यू करो। मतलब ये अनइम्पॉर्टेंट है, तो उस जगह पे हम इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स को सिर्फ ऐड करते हैं। उससे ये पता चलता है कि हाँ, ये जो पर्सपेक्टिव दे रहा है, जो सिचुएशन के हिसाब से हमें जो लॉन्ग टर्म का जो विजन था, ये तो सिंपली ये अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सिंपली कहते हैं ये छोटा मुद्दा है, दिस इज अ स्मॉल इशू इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। तो उस जगह पे हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड, हमें इस समस्या के साथ काम करना होगा, यह समय के साथ ठीक हो जाएगा। मान लो कि इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग का मतलब सोच सकते हो आप समय के साथ मतलब एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं ना, पर्सपेक्टिव देना, तो मतलब समय के साथ की जगह पे आप कह सकते हैं इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। ओके, जैसे वी नीड टू वर्क विद दिस इशू, इट विल गेट बेटर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट वन इज बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है ज़्यादातर, मतलब कि टू इंडिकेट दैट समथिंग इज जनरली ट्रू और एप्लीकेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, ज़्यादातर एप्लीकेबल होना, मतलब उस जगह पे हम बाय एंड लार्ज को यूज़ करेंगे, मतलब समान रूप से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, समान रूप से वे टीम काफ़ी मजबूत है। मतलब कई बार हम टीम को खेलते हुए देख चुके हैं, तो हम ये कह रहे हैं अपना कि 99% ऐसा है कि भाई वो ठीक है, मजबूत टीम है। तो आप सिंपली कहेंगे बाय एंड लार्ज देयर टीम इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। बाय एंड लार्ज देयर टीम इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जैसे अरे यार, अगर आपकी नेचर ज़्यादातर ना ठीक रहा लोगों के साथ, क्योंकि 99% ठीक है, 1% हो सकता है आगे पीछे, लेकिन आपके पास 99% आपका नेचर ठीक रहा है, तो उस जगह पे हम बाय एंड लार्ज को यूज़ करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, समान रूप से वे इस समस्या के लिए एक ही दिशा में सोचते हैं। मतलब ये जो समस्या होता है, जब सेम समस्या होता है तो एक ही तरह से सोचता है, जो उसका तरीका है, मतलब इन जनरल 99% उसी तरीके से वो सोचता है। तो हम कहेंगे बाय एंड लार्ज दे थिंक इन द सेम डायरेक्शन अबाउट दिस इशू। ओके, थर्ड है यहाँ पे, समान रूप से हिंदी में पढ़ना मुश्किल हो सकता है। बाय एंड लार्ज इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू रीड इन हिंदी। यह फिल्म समान रूप से लोगों को हंसाती है। बाय एंड लार्ज दिस मूवी मेक्स पीपल लाफ। ओके, उसका व्यवहार समान रूप से बेहद अच्छा होता है। बाय एंड लार्ज हिज बिहेवियर इज़ एक्सेप्शनली गुड। बाय एंड लार्ज हिज बिहेवियर इज़ एक्सेप्शनली गुड। द नेक्स्ट वन इज़ एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे का मतलब होता है आखिरकार, मतलब कि अल्टीमेटली, और इन कंक्लूजन, मतलब आखिरकार हमारा ही हाथ में है। कुछ भी आखिरकार को आप यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मतलब फाइनली कह सकते हैं, अल्टीमेटली, इन कंक्लूजन पूरा समरी में कहते हैं, तो उस जगह पे हम एट द एंड ऑफ द डे को यूज़ करते हैं। जैसे चाहे कुछ भी हो, आखिरकार यह हमारे हाथ में है। वॉट एवर हैपन्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स इन आवर हैंड्स। यह सब कुछ बदल गया है, लेकिन आखिरकार परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड बट एट द एंड ऑफ द डे फैमिली इज स्टिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस सब के बावजूद आखिरकार वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। डिस्पाइट ऑल दिस एट द एंड ऑफ द डे दे वर्क हार्ड टू अचीव देयर ड्रीम्स। सिंपल, यह सब मुश्किल हो सकता है, पर आखिरकार सफलता मिलेगी। दिस मे ऑल बी चैलेंजिंग बट एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस विल बी अचीव्ड। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ डू शेयर, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो। ओके।